हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं स्मार्ट कीड़ा। आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ और इम्पॉर्टेंट डीएस के क्वेश्चंस को, डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस को, जो कि मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये सारे क्वेश्चंस हमारे स्मार्ट कीड़ा मॉक्स के हैं, जो कि काफ़ी अच्छे लेवल के हैं, तो इनको ध्यान से समझिएगा। उनकी राइट अप्रोच क्या होनी चाहिए, ठीक है, उसको समझिएगा कि किस तरीके से मैं करा रहा हूँ और कैसे आंसर्स आ रहे हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है। ओके, सो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखते हैं क्या दिया हुआ है। वो हमसे ये बोलता है कि विजय हैज ₹800 इन द डिनोमिनेशन ऑफ 20, 50 एंड 100 रुपीज नोट। ठीक है, विजय के पास 800 रुपए हैं, राइट, और वो 20 रुपए के नोट्स हैं, कुछ कुछ 50 रुपए के नोट हैं, कुछ 100 रुपए के नोट हैं। ठीक है, आगे वो हमसे क्या बोलता है, इफ ही हैज एटलीस्ट वन नोट ऑफ ईच डिनोमिनेशन। मतलब क्या, 20, 50 और 100, हर एक डिनोमिनेशन के एटलीस्ट एक ना एक नोट तो उसके पास है ही है। हमें पता है क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ नोट्स विद हिम। मतलब उसके पास टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं वो हमें फाइंड आउट करना है। समझ में आ गया। अब स्टेटमेंट फर्स्ट हमसे क्या बोलता है उसको समझ लेते हैं। वो हमें बता रहा है क्या, कि द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ 20 एंड 50 रुपी नोट इज 2। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि देखो 20 रुपए के कुछ नोट्स होंगे, लेटर सपोज एक्स, 50 रुपए के कुछ नोट्स होंगे, लेटर सपोज वाई। इन दोनों के बीच के जो डिफरेंस दिया हुआ है ना, वो आपके पास 2 दिया हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा इसने 100 का कुछ ऐसे बताया नहीं हुआ है, तो यहां से तो अभी हमें लग रहा है कि आंसर नहीं आ सकता है। चलिए नेक्स्ट सेकंड स्टेटमेंट देख लेते हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलता है हमसे, कि द नंबर ऑफ 50 रुपी नोट इज मोर देन द नंबर ऑफ 100 रुपी नोट। मतलब क्या, 50 रुपए के जो नोट्स है ना वो ज्यादा है किससे, 100 रुपी के नोट्स हैं। लेटर सपोज ये वाई है, मतलब हमारे पास सेकंड से ये इंफॉर्मेशन है। तो यहां से भी हम ज्यादा कुछ तो फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। एक काम करते हैं, फर्स्ट को हम थोड़ा सा और एलेबोरेट करके देखते हैं कि क्या किसी तरीके से हम आंसर को निकाल सकते हैं। बिकॉज द रीजन इज, यहां पर एक्स वाई और जेड जो होंगे ना, वो आपके पास नेचुरल नंबर्स होंगे, बिकॉज नंबर ऑफ नोट है। ढाई या फिर फ्रैक्शंस में, डेसिमल्स में वो नहीं हो सकते हैं, नेचुरल नंबर्स में हमें लेना पड़ेगा। तो एक बार वैल्यूज को पुट करके देख लेते हैं क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, कोशिश करके देखते हैं। पहले हम इसको करेंगे कैसे, देखो ध्यान से समझना। मैं अगर इसको लिखना चाहूं तो हमारे पास एक इक्वेशन ऐसे बनेगी ना कुछ, कि 20x प्लस 50y प्लस 100z इज इक्वल टू 800। इजंट इट। सब में देखो एक एक जीरो कॉमन है, सबको हटा दो। तो हमारे पास जो इक्वेशन आई वो क्या रही है, 2x प्लस 5y प्लस 10z इज इक्वल टू 80। एक हमारे पास बात ये है। दूसरा पॉइंट क्या होगा उसको समझना ध्यान से। देखो आपके पास 80 क्या है, एक इवन नंबर है, इजंट इट। तो यहां पर ये जो तीनों होने चाहिए ना, वो हमारे पास क्या होने, इवन, मतलब ये सब मिलाकर इवन बनाने चाहिए। कैसे, देखो आपके पास 10 × z है, देखो 10 आपके पास इवन है। अब इवन में आप किसी का भी मल्टीप्लीकेशन कराइए आपको इवन नंबर ही मिलेगा, तो मतलब यहां से तो इवन आएगा ही आएगा। अगर मैं 2 × x करता हूं, अगेन 2 क्या है, एक इवन नंबर है। अब आप उसमें किसी का भी मल्टीप्लाई, ऑड या फिर इवन, किसी का भी मल्टीप्लीकेशन कराएंगे आपको इवन नंबर ही मिलेगा। ठीक है, यहां पर 5 है, ये आपके पास एक ऑड नंबर है, और यहां पर आपके पास y है। अब एक बात को जैसे मैंने बताया, आपको यहां पर जो टोटल सम होना चाहिए वो इवन बनना चाहिए हमारे पास, तभी तो ये इक्वल्स टू हो पाएगा ना, इजंट इट। तो देखो अगर मैं यहां पर, ये आपके पास ऑड है, तो मुझे y एक इवन नंबर लेना ही पड़ेगा। बिकॉज अगर मैं यहां पर ऑड ले लूंगा तो ऑड का ऑड से मल्टीप्लीकेशन, मतलब 3 का अगर मैं 5 से मल्टीप्लीकेशन कराऊंगा मुझे ऑड ही मिलेगा, इजंट इट। मुझे एक इवन चाहिए चाहिए यहां पर, तो अब y को भी इवन ही लेना पड़ेगा। तो यहां से हमें एक बात समझ में आ गई क्या, कि y आपके पास क्या है, वो एक इवन नंबर है, और y और x के बीच में हमें पता है इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 2 है। इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ ना कि x जो होगा वो भी इवन नंबर होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि आपके पास देखो इवन, मान लो आप 4 है, अब 4 और एक और नंबर है जिसमें 2 का डिफरेंस है, तो 4 से 6 बन सकता है या फिर 4 से 2 बन सकता है। मतलब कि अगर 2 का डिफरेंस है, इवन का डिफरेंस है, तो ऑब्वियसली आपके पास इवन नंबर ही बनेगा। तो यहां से हमें एक बात और समझ में आ गई कि x आपके पास इवन है, y भी आपके पास इवन है। ठीक है, एक और यहां पर हम चीज को कंसीडर कर सकते हैं, वो क्या है, देखो 10z जो है वो एक 10 के मल्टीपल में बनाएगा,
10z एक 10 के मल्टीपल में नंबर बनाएगा। ध्यान से समझना, 5 इंटू वाई, और y भी इवन, मतलब कि या तो 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, उन सब में अगर मैं 5 का मल्टीप्लीकेशन कराऊंगा तो वो भी तो 10 का एक आपके पास मल्टीपल बनेगा ना, मतलब या तो 10 बनेगा, 20 बनेगा, 30 बनेगा, 40 बनेगा, वो भी 10 का मल्टीपल बनना है। अब आपके पास 2x प्लस 5y प्लस 10z इज इक्वल टू 80 है। यहां पर भी आपके पास 10 का मल्टीपल है, यहां से 10 का मल्टीपल मिल रहा है, यहां से भी 10 का मल्टीपल मिल रहा है। अब एक बात को सोच के समझो, अगर ये इक्वल है, यहां पर अगर 10 का मल्टीपल नहीं मिलेगा तो ये क्या बराबर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। इसका सिंपल सा मतलब क्या हो गया कि 2x जो बनाना चाहिए वो भी एक 10 का मल्टीपल ही बनाना चाहिए। समझ में आया? 10 का मल्टीपल ही बनाना चाहिए। और x आपके पास ऑलरेडी इवन है, तो इवन 10 का मल्टीपल कब बना पाएगा? जब ये खुद ही 10 हो। ठीक है, 10 या फिर 10 के मल्टीपल में हो। मतलब क्या, या तो यहां पर 10 हो, या फिर 20 हो, या फिर 30 हो, तभी ये क्या बना पाएगा? इवन होकर 10 के मल्टीपल में बना पाएगा। समझ में आया? अगर मैं यहां पर 10 रखता हूं, मतलब x की जगह अगर मैं 10 रखता हूं, तो ये मिलाकर कितना हो गया? 20 हो गया। ठीक है, और अब देखो दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस है। अगर मैं x की जगह 10 ले रहा हूं तो y या तो मैं 8 ले सकता हूं या फिर मैं 12 ले सकता हूं। अगर मैं 12 ले लेता हूं तो 5 इंटू 12 60 बनेगा। मतलब क्या, यहां से अगर आप देखोगे यही पूरा 80 के बराबर हो गया। यहां से तो z की वैल्यू 0 हो जाएगी, बट उसने क्या बोला है, आपके पास हर एक डिनोमिनेशन के एटलीस्ट एक नोट तो है ही है, तो ये आप कंसीडर नहीं कर सकते हो। अगर मैं y को 8 लेकर चलता हूं, इन दैट केस 8 इंटू 5 40 बनाएगा, तो यहां ये कंसीडर हो सकता है क्या? आप फिर z को कितना मान लो? 2 मान लो, तो ये भी 20 हो जाएगा। अब ये सब मिलाकर 80 के बराबर है, तो ये हमारी एक कंडीशन बन रही है, बन रही है ना। अच्छा, आप x की जगह क्या 20 ले सकते हैं? अगर मैं x की जगह 20 लेता हूं, फिर यहां पर थोड़ा सा मैं इसको इस साइड बना देता हूं, बिकॉज वहां पर हौच पौच ज्यादा हो गई है। तो एक चीज को समझना, अगर मैं यहां पर 20 ले लेता हूं, ये आपके पास 40 बना। अब y क्या हो सकता है? दोनों के बीच में डिफरेंस 2 है, या तो ये 18 होगा या फिर ये 22 होगा। दोनों ही केसेस में 80 से ज्यादा हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर हमारे पास सिर्फ एक ही कंडीशन बन सकती है, वो क्या है? x आपके पास कितना हो? 10 हो, y आपके पास 8 हो, और z आपके पास कितना हो? 2 हो। तो टोटल मिलाकर 20 नोट होंगे। यह हमें किससे पता चला? सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट फर्स्ट से पता चला। मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट इज सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। देखो, पहली बार में जब हमने पढ़ा कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 2 है, हमें लगा आंसर नहीं आएगा, बट हमने चेक क्यों करा? रीजन बिहाइंड दिस इज कि एक्स वाई और जेड जो है ना, वो आपके पास सारे के सारे इंटीजर्स में होंगे। इंटीजर मतलब हम नेचुरल नंबर में होंगे, इंटीजर्स तो नहीं, बिकॉज 0 भी इसमें कंसिडर हो जाएगा। वो आपके पास क्या होंगे? नेचुरल नंबर्स होंगे। इसीलिए हमने उसे चेक करके देखा, हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया? बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, राइट? ये मेंस में आपके एक पर्टिकुलर क्वेश्चन की तरह भी आ सकता है। काफी कुछ यहां पर आपको सीखने को मिला होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, वो हमसे बोलता है कि इफ द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन अ क्लास इज इतना। ठीक है, बॉय और गर्ल्स का जो रेशियो दिया हुआ है वो है x+4 इज टू 2x-3। ठीक है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। बॉयज और गर्ल्स के बीच में डिफरेंस उसने हमें दिया हुआ है। अब वो क्या बोलता है? x इज अ नेचुरल नंबर। अब देखो, ये नेचुरल नंबर दे दिया ना, यहां से कुछ हमें हिंट मिलती है कि नेचुरल नंबर दे दिया तो मतलब उसने एक रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया हमारे पास कि नंबर्स यही हो सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है ऐसी जब हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है ना, कि हम आंसर्स को निकाल पाए। ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट पढ़ते हैं। वो हमसे क्या बोलता है कि स्ट्रेंथ ऑफ बी बॉयज इज मोर देन द स्ट्रेंथ ऑफ गर्ल्स। ठीक है, मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट की अगर हम बात करें तो हम ये बोल सकते हैं ना कि x+4 जो होगा वो ज्यादा होगा किससे? 2x-3 से। या हम बोल सकते हैं ये उससे हट गया 7x, मतलब x की जो वैल्यू होगी ना वो 7 से कम होगी। ठीक है, तो नेचुरल है तो आपके पास 1 2 3 4 5 6, ये आपके पास पॉसिबिलिटीज इनकी बन सकती हैं।
चलो, स्टेटमेंट फर्स्ट से तो हमें ये पता चल रहा है। अच्छा, स्टेटमेंट सेकंड क्या है कि जो टोटल स्ट्रेंथ है वो 80 है। ठीक है, मतलब मैं ये बोल सकता हूं ना कि x+4, लेट सपोज, बिकॉज रेशियोज में तो इसको k इनका वेरिएबल मान लो, है ना, k +2x-3k equals to 80, और आई कैन से 3x 3x, हाँ 3x प्लस ये आपके पास 1 इंटू के इज इक्वल्स टू किसके होगा, 80 के होगा। अब एक बात को समझना, देखो ये जो आपके पास के है ना, वो क्या होगा, देखो x आपके पास नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, तो मिलाकर नेचुरल नंबर बनाएगा। मतलब k की वैल्यू को हमें पॉइंट्स या फिर डेसिमल्स में, डेसिमल या फिर फ्रैक्शन में नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि उसके बाद आपके पास नंबर ऑफ बॉयज या फिर गर्ल्स क्या हो जाएंगे, वो पॉइंट्स में हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है, इजंट इट। वो आपके पास क्या होने चाहिए, वो आपके पास नेचुरल नंबर्स में ही होने चाहिए। इसका सिंपल सा मतलब ये हो गया। अब यहां पर आप वैल्यूज को पुट करके देख सकते हो कैसे। अगर मैं केवल सेकंड की बात करूं, ठीक है, तो यहां पर आपके पास वैल्यूज क्या क्या आ जाएंगी, हम यहां पर 1 पुट कर सकते हैं, बट नहीं 1 हम पुट क्यों नहीं कर सकते, रीजन क्या है, बिकॉज यहां से अगर आप देखोगे ना तो 2x, वो 2x-3 बड़ा होना चाहिए किससे, 0 से, तो x की वैल्यू 1.5 से बड़ी होनी चाहिए। मतलब क्या, आप 1 तो ले नहीं सकते हो। अगर मैं 2 लेकर देखता हूं तो ये आपके पास कितना बनेगा, 6 + 1 7, नहीं, आपके पास k की वैल्यू पॉइंट्स में आएगी, नहीं हो सकता। 3 अगर लेकर चलता हूं तो 8 1 10, मतलब हाँ, यहां से हमारे पास k की वैल्यू कितनी आ रही है, 8 आ रही है। एक पॉसिबिलिटी आपके पास होगी अगर हम x की वैल्यू को कितना लेकर चलते हैं, 3 लेकर चलते हैं। अच्छा, 4 अगर लेकर चलता हूं तो ये 12 और 1 13, नहीं बनाएगा। 5 लेकर चलता हूं, 15 और 1 16, हाँ। इसके हिसाब से अगर मैं 5 लेकर चलता हूं k की वैल्यू को, इन दैट केस k की आपके पास x की वैल्यू को अगर मैं 5 लेकर चलता हूं तो k की वैल्यू आपके पास 5 आ रही है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, 6 अगर लेकर चलता हूं, इन दैट केस क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 18, 18 प्लस 1 19। मतलब कि यहां पर अगर आप देखोगे, यहीं से अगर मैं देखूं तो हमारे पास पॉसिबिलिटीज बन रहे हैं। तो केवल सेकंड से तो हम आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकते, बिकॉज देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस, नहीं है अभी कोई हमारे पास, केवल नेचुरल नंबर्स हैं, और भी कुछ आगे आगे कोई कंडीशंस बन सकती हैं। यही से हमें पता चल गया 2 पॉसिबिलिटीज अगर बन रही है तो केवल हम सेकंड से तो आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं फर्स्ट को यहां पर ऐड कर देता हूं, फर्स्ट को अगर जोड़ दूंगा तब भी हमारे पास देखो x की वैल्यू 3 पर बन रहा है, x की वैल्यू 5 पर भी बन रहा है, मतलब अभी भी 2 पॉसिबिलिटीज हमारे पास है। तो दोनों को अगर मैं जोड़ भी देता हूं ना, फर्स्ट और सेकंड कंडीशन मतलब स्टेटमेंट्स को भी, तब भी हमारे पास एक स्पेसिफिक आंसर नहीं आ रहा है। आप डिफरेंस को फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि नीदर वन नॉर सेकंड टुगेदर इज सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। क्लियर है, समझ में आ गया, रीजन आपको क्लियर हुआ। यहां पर 2 हमारे पास पॉसिबिलिटीज आ रही है ना, एक आंसर आना चाहिए था तभी हम निकाल सकते थे। इसी वजह से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों ही हमारे पास सफिशिएंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वो हमसे बोलता है कि ए एंड बी आर टू इनपुट इनलेट पाइप्स। ठीक है, ए और बी आपके पास क्या है, 2 इनलेट पाइप्स हैं, एंड सी इज द आउटलेट पाइप। सी आपके पास क्या है, वो आउटलेट पाइप है। ठीक है, इफ बी अलोन कैन फिल द होल टैंक इन 40 आवर्स, बी अकेला 40 आवर्स में फिल कर देता है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ए और बी की हमें एफिशिएंसी निकालनी है। ठीक है, चलो स्टेटमेंट फर्स्ट पढ़ते हैं। हमारे पास क्या दिया हुआ है कि इन द एम्प्टी टैंक इफ पाइप बी इज ओपन फॉर 10 आवर्स देन ए एंड सी आर टुगेदर कैन फिल द रिमेनिंग टैंक इन, ओके। मतलब क्या कि बी ने अगर 10 घंटे काम किया, बाकी का काम ए माइनस सी ने 25 घंटे में करा, ये सब मिलाकर टोटल वर्क के बराबर है। अगर मैं कॉमन इंफॉर्मेशन को यहां पर ऐड भी कर दूं तो 10b इज इक्वल्स टू प्लस ए माइनस सी 25 इज इक्वल्स टू 40b, इसके बराबर है। तो यहां से देखो आपके पास बी और ए और सी इनकी एफिशिएंसी आ रही है, इंडिविजुअल ए और इंडिविजुअल पी की एफिशिएंसी नहीं पता चल रही है ना। अब देखो एफिशिएंसी, अब इस बात को समझना, देखो प्रीवियस क्वेश्चंस में क्या थे, हमारे पास जो वेरिएबल्स थे वो नेचुरल नंबर्स में थे या फिर इंटीजर्स में थे, तब हम उसके आंसर को फाइंड आउट कर पा रहे थे। अब यहाँ पर ए और सी ये फ्रैक्शंस में भी हो सकते हैं, डेसिमल्स में किसी में भी हो सकते हैं, राइट। तो इसलिए हम यहाँ पर इस केवल पर्टिकुलर एक इक्वेशन से आंसर को नहीं निकाल सकते हैं। ठीक, सेकंड हमारे पास पढ़ते हैं स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है
वो बोलता है कि बी और सी मिलकर टैंक को 200 हार्स में फिल करेंगे। ओके, सो बी प्लस सी मतलब बी माइनस सी ये 200 आवर्स में टोटल वर्क करेंगे। तो अगर मैं केवल सेकंड की बात करूं और अगर मैं ये पुट कर दूं यहां पर कि b इंटू 40, तो यहां से आपके पास देखो b की एफिशिएंसी आ जाएगी और c की एफिशिएंसी आ जाएगी, लेकिन a की एफिशिएंसी आप सिर्फ सेकंड से नहीं निकाल सकते। समझ में आया? सिर्फ सेकंड से आप नहीं निकाल सकते हैं, केवल फर्स्ट से भी आंसर नहीं आएगा। अगर फर्स्ट और सेकंड दोनों को जोड़ देता हूं तो देखो सेकंड से b की एफिशिएंसी और c की एफिशिएंसी आ रही है, और अगर मैं फर्स्ट को जोड़ दूंगा तो यहां पर b की c की एफिशिएंसी से हम a की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि आप a और b दोनों की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आप फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों को यूज करते हैं एक साथ तब। क्लियर है? समझ में आया कि किस तरीके से हम आंसर पर आए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसको समझने की कोशिश करिएगा। वो हमसे बोलता है कि अ प्रोडक्ट इज सोल्ड एट x% प्रॉफिट following a 2.5x% discount on its mark price. Find the mark price. Okay. तो जो बेसिक इंफॉर्मेशन है कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस कि डिस्काउंट आपके पास दिया हुआ है -2.5x% का, और आपको प्रॉफिट हो रहा है कितना x% का। हमें मार्क प्राइस निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ मार्क प्राइस। ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट पढ़ते हैं। देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, उसने बोला द प्रोडक्ट इज मार्क्ड इतना % अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। ठीक है, मतलब यहां से यहां उसने इंक्रीमेंट बताया है कि कितना है, ये 46.67% का। तो देखो केवल स्टेटमेंट फर्स्ट से अगर मैं बात करूं तो ऑब्वियसली मेरे पास यहां से x की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, मतलब क्या निकाल सकता हूं मैं, अगर केवल मैं सेकंड से ही बात करूं तो देखो आपके पास कहीं पर भी यहां पर और ऊपर कहीं पर भी किसी भी तरीके से जो रुपीज में प्राइस है वो नहीं दिया हुआ है। हमें पता क्या करना है, मार्क प्राइस पता करना है ना, मतलब आपके पास रुपीज में कुछ ना कुछ होना चाहिए, तभी आप इसके आंसर को निकाल सकते हो। तो स्टेटमेंट फर्स्ट तो सफिशिएंट नहीं है इसके आंसर को फाइंड आउट करने के लिए। स्टेटमेंट सेकंड की अगर हम बात करें तो वो बोलता है कि कॉस्ट प्राइस, मतलब कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस है। कॉस्ट प्राइस आपके पास 8x है, सॉरी 6x है। यहां से अगर हम देखेंगे हमारे पास ये -2.5x है, और ये आपके पास प्रॉफिट कितना x% का दिया हुआ है। तो क्या हम यहां से मार्क प्राइस निकाल सकते हैं? मान लो मार्क प्राइस निकलती भी है रुपीज में, बट वो वेरिएबल में निकलेगी, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलेगी। तो स्टेटमेंट सेकंड भी सफिशिएंट नहीं है आंसर को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को जोड़ देता हूं, इन दैट केस क्या होगा, आप ये 46 पॉइंट, इसको आप क्या लिख सकते हो, 46 2/3 लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास कितना हो गया 120 एंड 18 140 अपॉन 300। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 7/15। इतना % ज्यादा है, मतलब मैं ये बोल सकता हूं ना कि अगर ये आपके पास 15M है तो मार्क प्राइस 22M हो जाएगी। या फिर आप क्या कर सकते थे, आप यहाँ पर सक्सेसिव का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, दैट्स इट, कोई इश्यू की बात नहीं है। बट मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बोल सकता हूँ ना कि 22 इंटू 22M इंटू 100 माइनस 2.5x अपॉन 100 इक्वल्स टू किसके हो जाएगा 15M इंटू 100 प्लस x अपॉन 100। ठीक है, यहां से देखो m से m कैंसिल आउट हो गया, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। अगर x की वैल्यू आ गई आप यहां पर पुट कर सकते हैं, कैसे, आपके पास x की वैल्यू मतलब 6x है। ठीक है, ये आपके पास क्या है 6x कॉस्ट प्राइस है। आप मार्क प्राइस निकालनी है तो आप आराम से निकाल सकते हैं। x की वैल्यू अगर आपके पास आ गई तो आप कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं, फिर इस वाले परसेंटेज से इंक्रीमेंट करके आप मार्क प्राइस निकाल सकते हैं। इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों मिलकर सफिशिएंट है इसके आंसर को फाइंड आउट करने के लिए। क्लियर है? आई होप आज के क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, किस तरीके से हमने अप्रोच यूज करी है आंसर्स को फाइंड आउट करते टाइम। ये क्वेश्चंस आपको काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, मेंस लेवल में अप्रोच क्या होनी चाहिए आपकी क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम, मैं पहले ही बता चुका हूं। ज्यादातर क्वेश्चंस आपके ऐसे आते हैं जिसमें एक्चुअल वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, बट कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पर आपको एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट करने की जरूरत पड़ जाती है उसके आंसर को निकालने के लिए डेटा सफिशिएंसी में। आई होप कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला होगा। अगर आपके डाउट्स या क्वेरी हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, मैं वहां पर रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू सो मच।